कल हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था वो बेसिकली एचआरएम पॉलिसीज और स्ट्रेटजी से रिलेटेड कर रहा था कि एचआरएम पॉलिसीज क्या हैं, स्ट्रेटजीज क्या हैं। जब हमने एचआरएम पॉलिसी की बात करी थी तो एचआरएम पॉलिसी में हमने कहा था कि जो पॉलिसी होती हैं वो बेसिकली एक गाइडलाइंस देती हैं, एक इंस्ट्रक्शन देती हैं एचआर से रिलेटेड कि हमें कौन से कोर्स ऑफ एक्शन करने हैं, यानी जो एचआर फंक्शन है उनको किस तरह से करना है, किन रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग उसे करना है। तो वो प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट, फिलॉसफीज, गाइड, कोर्स ऑफ एक्शन, ये सारी चीजें हमें जो है वो पॉलिसीज बताती हैं। फिर जो पॉलिसीज होती हैं वो हमारे लिए जो भी एचआरएम प्रोसीजर्स होते हैं, जो फंक्शंस की हम बात कर रहे थे, उसको सिस्टमेटिकली अरेंज करती है। यानी कोई भी काम हमें करना है उसके अकॉर्डिंग उसको कैसे करना है, उसके लिए क्या क्या प्रिस्क्राइब्ड जो हमने इंस्ट्रक्शंस बना रखे हैं उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वो उसको लेके चलते हैं। यानी स्पेसिफिक मैनर, एक सिस्टमेटिक मैनर में उस काम को या उस एक्शन को हमें करना है। सोर्सेस क्या होते हैं एचआरएम पॉलिसीज की? हमने कहा था जो पास्ट एक्सपीरियंस किसी ऑर्गेनाइजेशन में पहले उन्होंने जो फेस किया वो हो सकता है। सेम प्रैक्टिसेस अगर किसी और ऑर्गेनाइजेशन में चल रही है वहां से हम ले सकते हैं इसको। एटीट्यूड क्या है मैनेजमेंट का या डिफरेंट लेवल्स का, जो एम्प्लॉयज हैं या ट्रेड यूनियंस हैं उनका। नॉलेज एंड एक्सपीरियंस लाइन मैनेजर और उसमें एचआर मैनेजर जो है उन्होंने क्या क्या गेन किया हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज क्या है उसके अकॉर्डिंग, और एचआर पॉलिसीज जो है उनको कॉन्टिन्यूसली क्या हमने इवेलुएट किया, कंट्रोल किया है कि नहीं वो। देन हम लोग ने फिर बात करी थी स्ट्रेटजिक एचआरएम की। स्ट्रेटजिक एचआरएम में हमने कहा था कि हम ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी को अलाइन करते हैं एचआरएम पॉलिसी से। जब ऐसा हम करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको हम इजीली फुलफिल कर पाते हैं या उसको अकम्प्लिश कर पाते हैं, और हमारी परफॉर्मेंस जो होती है वो इम्प्रूव होती है। जॉन ब्रेटन थे 2009 में, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट की एसेंस को समझा। उन्होंने कहा नहीं, हमें स्ट्रेटजिक एचआरएम को डेवलप करना चाहिए क्योंकि ये स्ट्रेटजिकल प्लानिंग या क्रिटिकल सिचुएशन में हमें जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उनको फेस करने में हेल्प करता है। फिर उन्होंने कहा कि इसमें जो एचआर पॉलिसी और जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी है उनका लिंकेज होता है, एक दूसरे के अलाइनमेंट में ही दोनों चीजें बनाई जाती हैं। फिर कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन स्कीम्स थी वो इंडिविजुअल में जो एचआर इंटरवेंशन इसलिए जरूरी क्योंकि दोनों का म्यूचुअल सपोर्ट होता है। केवल मैनेजमेंट जो हायर लेवल मैनेजमेंट है वो इंडिविजुअली कोई स्ट्रेटजिक एचआरएम डेवलप नहीं कर सकता, जो एचआर मैनेजर है वो इंडिविजुअली स्ट्रेटजिक एचआरएम डेवलप नहीं कर सकता। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर केवल एचआर मैनेजर की नहीं होती है, जितने लाइन मैनेजर्स होते हैं उनकी होती है, क्योंकि जो एचआर मैनेजर होता है वो केवल पॉलिसी या जो गाइडलाइंस या इंस्ट्रक्शंस या प्लानिंग जो है वो करता है, लेकिन उसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन में लाना लाइन मैनेजर का काम होता है। देन जो ये एसएचआरएम है ये इंटीग्रेट करता है ह्यूमन रिसोर्स को या अदर रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइजेशन की जो प्लानिंग है उससे, और उसके अकॉर्डिंग हम स्किल्ड एम्प्लॉयज उनकी नॉलेज को पहचानते हैं, उनकी कैपेबिलिटीज को पहचानते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हम आगे बढ़ते हैं। फिर बेनिफिट्स ऑफ एसएचआरएम क्या थे तो उसके बारे में डिस्कस किया था। तो वो कंट्रीब्यूट करता है गोल को अकम्प्लिश करने में, सपोर्ट प्रोवाइड करता है बिजनेस स्ट्रेटजी को हम सही से इम्प्लीमेंट कर सकें, क्रिएट और मेंटेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हम ले सकें उसके में काम आता है। रिस्पॉन्सिवनेस, इनोवेटिव थिंकिंग आती है, पोटेंशियल एम्प्लॉयज का सही होता है, नंबर ऑफ फीजिबल स्ट्रेटजिक ऑप्शंस हमें पता चल जाते हैं, पार्टिसिपेटिंग स्ट्रेटजिक जो प्लानिंग है और उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, टॉप मैनेजमेंट में जो भी हमारे मेंबर्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो भी उनका इक्वल पार्टिसिपेशन होता है वो जरूरी होता है, और कॉपरेशन बना रहता है एचआरएम डिपार्टमेंट का लाइन मैनेजर से। तो ये बेनिफिट्स हो गए उसके। फिर हम लोगों ने डिफरेंस की बात कर दी कि एसएचआरएम और एचआरएम में डिफरेंस क्या है। तो हमने कहा था जो एसएचआरएम है वो सॉफ्ट अप्रोच है, वो ये कहता है कि कोई स्ट्रिक्ट डिसीजन नहीं होना चाहिए ह्यूमन रिसोर्स के साथ, हमेशा हमें एक सॉफ्ट कॉर्नर रखना है उनकी तरफ, उन्हें कई बार इंप्रूव होने का मौका देना है, अगर नहीं इंप्रूव होते हैं तब हमें कोई हार्श डिसीजन लेना होगा। जबकि एचआरएम जो होता है वो हार्ड अप्रोच पे काम करता है, उसका मकसद ये है कि मैं एम्प्लॉयज को मैंने हायर किया है तो मुझे जो भी एक्सपेक्टेशन है उनसे उतना काम उन्हें करके देना पड़ेगा। एसएचआरएम जो होता है उसका फोकस होता है बिजनेस आउटकम्स की, अल्टीमेटली बिजनेस का आउटकम क्या हो रहा है, इंडिविजुअल कोई कैसा परफॉर्म कर रहा है इससे उनको ज्यादा मतलब नहीं होता। लेकिन एचआरएम जो फोकस होता है वो एचआर लेवल, डिफरेंट लेवल पर जो मैन पावर है वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं उनके आउटकम्स पे डिपेंड करता है। तो जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है उसको प्रमोशन, डिमोशन या ट्रांसफर जो भी हम एक्ट करते हैं वो उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। एसएचआरएम जो होता है वो प्रोएक्टिव नेचर होता है, वो पहले से ही प्लानिंग करके चलता है कि कभी क्रिटिकल सिचुएशन आ सकती है फ्यूचर में, तो उसके लिए हमें अभी से तैयार रहना होगा। जबकि एचआरएम क्या होता है, रिएक्टिव नेचर होता है, जब सिचुएशन क्रिटिकल होती है तब हम उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन करते हैं। एसएचआरएम जो है वो हायर लेवल मैनेजमेंट का काम है, जबकि एचआरएम जो है वो ऑपरेटिव लेवल मैनेजमेंट का या लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम है। एसएचआरएम जो होता है उसमें ऑपरेशनल डायमेंशन की ऑर्गेनाइजेशन कैसी चल रही है, क्या वो प्रॉफिट में है
या वो लॉस में है, वो बहुत जरूरी होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेते हैं। जबकि एचआरएम में क्या है, हमें ऑपरेशनल एस्पेक्ट से कोई मतलब नहीं, हमारी प्रायोरिटी होती मैन पावर को मैनेज करना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एसएचआरएम जो होता है वो बिजनेस स्ट्रेटजी और एचआर स्ट्रेटजी को अलाइन करके चलता है। वो कहता है दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्स हैं, बिना किसी एक के काम नहीं चल सकता। और एचआरएम जो होता है वो केवल क्या करता है, अपने स्ट्रेटजिक गोल को या जो एचआर गोल को अकम्प्लिश करने के लिए काम करता है, बिजनेस स्ट्रेटजी से उसका कोई मतलब नहीं। ये इसमें क्या होता है, हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकते हैं एसएचआरएम में, जबकि एचआरएम में क्या होता है, हम केवल एम्प्लॉयज को मैनेज करते हैं, यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है। फिर हम लोगों ने ये एक फ्लो चार्ट था जिसमें हम लोगों ने कहा था कि स्ट्रेटजिक फोकस क्या है, पीपल ऑपरेशनल फोकस। तो कोई सिस्टम बना हुआ है, यानी सिस्टम में यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग हो रही है, स्ट्रेटजिक पार्टनर होंगे या थिंकर होंगे, वो एक प्लानिंग करेंगे, वो स्ट्रेटजिक फोकस को लेके है कि हम आगे विजन, हमारा मिशन क्या है उसके अकॉर्डिंग है। उसके अकॉर्डिंग वो चेंज एजेंट यानी कि जो एचआर मैनेजर है उनको बताएंगे, वो पीपल लोगों को मैनेज करेंगे। एम्प्लॉय चैंपियन यानी कि जो ट्रेड यूनियंस है वो जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो ऑपरेशनल फोकस पे आएंगे उनके, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम उन्हें क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। बैरियर्स क्या थे, बैरियर्स ये थे स्ट्रेटजिक एचआरएम के कि जनरली क्या होता है, जो हायर लेवल मैनेजमेंट है वो शॉर्ट टर्म मेंटालिटी पे होता है। उसे लगता है कि मुझे जितना जल्दी प्रॉफिट मिल सके या जितना जल्दी बेनिफिट मिल सके वो अच्छा है, तो इस वजह से वो स्ट्रेटजिक एचआरएम की तरफ नहीं जाता। कभी कभी होता है इनएबिलिटी भी होती है एचआर मैनेजर की, वो स्ट्रेटेजिकली सोच नहीं पाते हैं, उनकी पर्सनल इंट्यूशंस इतने अच्छे काम नहीं करते हैं। कभी कभी लैक ऑफ एप्रिसिएशन नहीं मिलता एचआर को उसके कंट्रीब्यूशन के लिए, जिस वजह से वो स्ट्रेटजिक एचआरएम की तरफ नहीं जाता। कभी कभी जो जनरल मैनेजर है वो एचआर मैनेजर के रोल को समझ नहीं पाते हैं, इसकी वजह से भी स्ट्रेटजिक एचआरएम इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। कभी कभी जो एचआर आउटकम्स है उसको क्वांटिफाई करना मुश्किल होता है, उसको मेजर करना मुश्किल होता है, इस वजह से भी हम स्ट्रेटजिक एचआरएम की तरफ नहीं जाते हैं। परसेप्शन जो होता है वो बेसिकली हमारा ये होता है कि अगर हमने एसेट्स पे हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिस्क ज्यादा है, इस वजह से भी हम क्या करते हैं, स्ट्रेटजिक एचआरएम की तरफ नहीं जाते हैं। इंसेंटिव्स हमें ज्यादा चाहिए होते हैं या ज्यादा हम बेनिफिट चाह रहे होते हैं, इस वजह से हम क्या करते हैं, स्ट्रेटजिक एचआरएम की तरफ नहीं जाते। जो आउटकम्स है स्ट्रेटजिक एचआरएम के वो क्या होंगे, परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी एम्प्लॉयज की, कस्टमर का और एम्प्लॉयज का सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, और शेयर होल्डर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी। वो किसके थ्रू होगी, क्योंकि हमने इफेक्टिव मैनेजमेंट कर रखा है, सही से स्टाफिंग की है लोगों की, सही से रिटेंशन किया हुआ है, और टर्नओवर को हमने कम किया हुआ है। कॉस्ट इफेक्टिव यूटिलाइजेशन की हमने मैन पावर का, हमने एचआर प्रोग्राम और पॉलिसीज को कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी से इंटीग्रेट कर रखा है, हमने चेंज एंड अडॉप्शन के लिए फ्लेक्सिबिलिटी रख रखी है ताकि अब जब भी कोई चेंज की रिक्वायरमेंट हो हम उसके अकॉर्डिंग अपने ऑर्गेनाइजेशन में एडजस्टमेंट कर सकें, और हमारा जो मेन फोकस है वो कस्टमर की नीड्स पर है या जो मार्केट में ट्रेंड्स चल रहा है उसके अकॉर्डिंग है, और हम क्वालिटी फोकस पे काम कर रहे हैं। प्रोसेस की हम बात करते हैं जब स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट मॉडल के जो होता है, तो उसमें कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी पहले बात करेंगे। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी जो है वो इन्फ्लुएंस होगी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट से, उसके अकॉर्डिंग हम आगे बनाएंगे बिजनेस यूनिट की स्ट्रेटजी। जो बिजनेस यूनिट की स्ट्रेटजी होगी उसके अकॉर्डिंग फिर हम एचआर स्ट्रेटजी की तरफ जाएंगे। एचआर स्ट्रेटजी अगर सही तरह से हमने प्लानिंग या जॉब डिजाइन कर रखी है तो हम एचआर इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप कर सकते हैं, अगर नहीं तो सही हो रही है तो एम्प्लॉय सेपरेशन, एम्प्लॉय को अलग कर दिया जाएगा, या जो लीगल फॉर्मेलिटीज है वो करी जाएंगी। जब एचआर इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप हो जाता है तो फिर हम वापस एचआर फंक्शन की तरफ जाते हैं, जो होता है स्टाफिंग, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कंपनसेशन और लेबर रिलेशन। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने कल डिस्कस करी थी। कुछ पूछना है इसमें से किसी को? किसी की कोई क्वेरीज है इसमें से? नो सर, क्लियर हो गई। ठीक है बेटा। अभी इसमें एक टॉपिक और रह गया था हमारा, वर्क मेजरमेंट। एक छोटा सा टॉपिक है वो अभी हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। जॉब एनालिसिस और ये हम लोगों ने कर लिया था। इसी में जॉब एनालिसिस में एक टेक्निक्स आती है जिसे हम कहते हैं वर्क मेजरमेंट। शॉर्ट नोट्स में कभी कभी आता है तो हमें उसे कवर करना जरूरी है। वर्क मेजरमेंट की जब बात होती है तो वर्क मेजरमेंट में ये बेसिकली होता है कि हम डिटरमाइन करते हैं कि हमें कितने टाइम पीरियड पे कितना काम करना है, यानी किसी काम को करने के लिए कितने लोगों की जरूरत है और कितने टाइम की जरूरत है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वर्क मेजरमेंट कहेंगे। बेसिकली जो वर्क मेजरमेंट है ये एक टूल है जो प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी कैसी है, यानी कितना इनपुट हमने लगाया उससे कितना आउटपुट मिला उसको बताता है, यानी क्या हमने सही तरीके से स्टाफिंग की है, लोगों को सही जगह सही प्लेस पे रखा है, वो अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग काम कर पा रहे हैं, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग काम कर पा रहे हैं कि नहीं, यही इसका ऑब्जेक्टिव होता है मेजर करने का।
ऑब्जेक्टिव्स क्या है वर्क मेजरमेंट के, हम क्यों वर्क मेजरमेंट करना चाहते हैं? पहला ये टू कंपेयर द टाइम्स ऑफ परफॉर्मेंस बाय अल्टरनेटिव मेथड्स। हम देखते हैं कि हमारे पास क्या तरीके हैं या कितने तरीके हैं किसी काम को करने के, और फिर उनमें से जो तरीका या जो अल्टरनेटिव मेथड हमारे काम को कम से कम समय में पूरा कर सकता है उसे हम सेलेक्ट करते हैं। यानी वर्क मेजरमेंट में हम डिफरेंट ऑल्टरनेटिव सर्च करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि किस ऑल्टरनेटिव के थ्रू हम काम को कम से कम टाइम में पूरा कर सकते हैं, तो वो वर्क मेजरमेंट। देन दूसरा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम रियलिस्टिक शेड्यूल बनाते हैं कि ना प्रैक्टिकली हम सोचते हैं, जैसे हमने कह दिया कि हम एक दिन में 10,000 यूनिट बना लेंगे, तो क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? वो चीजें पॉसिबल नहीं, यानी रियलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। हम उसी के अकॉर्डिंग शेड्यूल करेंगे, टाइम वर्क असाइन करेंगे जो रियलिस्टिक है, जो एक्चुअल में पॉसिबल है। तो जो रियलिस्टिक फिगर है या रियलिस्टिक इमेज है वो हमें पता चल जाती है। टू अराइव एट रियलिस्टिक एंड फेयर इंसेंटिव स्कीम, हमें ये भी पता चल जाता है कि क्या इंसेंटिव स्कीम होनी चाहिए किसी एम्प्लॉयज के लिए। जैसे हमने कहा अगर आप इस काम को हमें करके दे देंगे तो हम आपको ये इंसेंटिव देंगे या ये ऑफरिंग्स हम एक्स्ट्रा आपको देंगे जो आपके काम के अलावा आपको मिलेंगी। तो ये भी डिसाइड करने में हेल्प करता है कि काम कितना इंपॉर्टेंट है। जब वर्क मेजरमेंट कर रहे हैं तो हमें इंपॉर्टेंस पता चल जा रही है किस काम की। अगर वो काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका मतलब इंसेंटिव वहां पर ज्यादा होनी चाहिए। इंसेंटिव ज्यादा इसलिए होनी चाहिए क्योंकि वो अगर काम बहुत अच्छा हमें करके दे रहे हैं एम्प्लॉइज, तो क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन हमारे प्रॉफिट में ज्यादा है, जाहिर सी बात है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट वर्क है, तो हमें एक रियलिस्टिक फिगर पता चल जाता है कि कितना इंसेंटिव होना चाहिए कि इतनी यूनिट्स आप बनाएंगे तो हम इतना इंसेंटिव आपको देंगे, या इससे कम यूनिट्स बनाएंगे तो इतना आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो इंसेंटिव डिजाइन करने में हमें हेल्प मिल जाती है। दूसरा, टू एनालाइज द एक्टिविटीज फॉर डूइंग अ जॉब विद द व्यू टू रिड्यूस और एलिमिनेट अननेसेसरी जॉब्स। बेसिकली हम ये भी एनालाइज कर सकते हैं कि हम जो फंक्शन कर रहे हैं या प्रोसेस कर रहे हैं उसमें क्या क्या स्टेप्स हैं और जो अननेसेसरी स्टेप्स है। जैसे हमने कहा कि हम पहले रॉ मटेरियल एक्वायर करते हैं, रॉ मटेरियल एक्वायर करने के बाद उसको स्टोर करते हैं, स्टोर करने के बाद उसे इशू करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद उसको कोई इन्वेंट्री जनरेट करता है, इन्वेंट्री जनरेट करने के बाद हम उसको कहीं स्टोर करते हैं या स्टॉक को, देन उसकी पैकेजिंग करते हैं और देन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तक आते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से फिर वो रिटेल आउटलेट में पहुंचता है। तो ये सारे स्टेप्स हैं या ये चेन्स हैं, इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। फिर हमने इसमें एनालाइज किया क्योंकि यहाँ पर जब हम स्टार्टिंग फेज से चल रहे हैं और लास्ट एंड पोजीशन तक पहुंच रहे हैं तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो क्यों ना इस किसी स्टेप को एलिमिनेट किया जाए ताकि हमारा जो टाइम ऑफ डिलीवरी टाइम उस प्रोडक्ट का वो कम हो जाए। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा ये होता है कि जब और कस्टमर्स की नीड्स है उस टाइम उसको प्रोडक्ट मिलना चाहिए, अगर डिले हो रहा है तो उसकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो अपने आप कम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इनमें से किस स्टेप को एलिमिनेट किया जा सकता है? हो सकता है कि हम रॉ मटेरियल डायरेक्ट परचेज करके सीधे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में पहुंचा दें, या हो सकता है कि हम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से ना जाके जैसे जहां पैकेजिंग हो वैसे रिटेल आउटलेट में डायरेक्ट पहुंचा दें। तो हम क्या करते हैं, उन एक्टिविटीज को जो अननेसेसरी हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं और उनको रिमूव करने या एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। देन टू मिनिमाइज द ह्यूमन एफर्ट, हम दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा ये होता है कि ह्यूमन एफर्ट को कैसे कम किया जा सकता है। जैसे हमने कहा हम वर्क मेजरमेंट कर रहे हैं, ये काम इतने दिन में हो रहा है, तो अगर हमने वर्क शेड्यूल ऐसा बना रखा है कि कोई एम्प्लॉइज आते हैं या नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आते हैं वो 8 से 10 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन जब हमने वर्क मेजरमेंट किया तो हमें पता चल गया इस काम को करने में केवल 6 से 7 घंटे लगते हैं, तो हम अननेसेसरी उनको टाइम स्पेंड करने के लिए क्यों कहेंगे। तो हम वर्किंग आवर्स कम कर सकते हैं, वर्किंग आवर्स में हमारी कॉस्ट जो कटिंग्स है वो थोड़ी हो जाएंगी, कॉस्ट हमारी मैनेज हो जाएगी, तो अल्टीमेटली हमारा जो प्रॉफिट होगा मार्जिन वो ज्यादा हो सकता है। तो हम जो ह्यूमन एफर्ट्स हैं, जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स हो रहे हैं उनको मिनिमाइज कर सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं ताकि किसी तरह का एक्सप्लॉयटेशन ना हो और उनकी प्रोडक्टिविटी कॉन्टिन्यूअसली बनी रहे। Then next आता है to assist in the organization of a labor by daily comparing the actual time with that of target time। दूसरा हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं, कंपैरिजन क्योंकि जब वर्क मेजरमेंट करते हैं तो हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा है कि ये काम इस दिन में होता है या इतने दिन में होता है, इतना अमाउंट ऑफ वर्क हम डन कर सकते हैं। तो हम एक स्टैंडर्ड जब हमने सेट कर रखा तो हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकते हैं कि एक इंडिविजुअल इस काम को इतने दिन में कर रहा है, स्टैंडर्ड हमने उसको सेट कर रखा है कि ये काम 10 दिन में होता है, एक इंडिविजुअल हो सकता है 10 दिन में करता हो, एक इंडिविजुअल हो सकता है 8 दिन में करता हो, एक इंडिविजुअल हो सकता है 5 दिन में करता हो। तो जो आउट परफॉर्मर है, जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हमें वो पता चल जाएगा कि कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जो हमारे स्टैंडर्ड से बिलो है और जो हमारे स्टैंडर्ड से अबव है, वो चीजें पता चल जाएंगी और उसके अकॉर्डिंग हम उनको प्रमोट कर सकते हैं या डिमोट कर सकते हैं या उनका ट्रांसफर कर सकते हैं, तो वो डिसीजन भी हम आगे ले सकते हैं। तो और जो मेजरमेंट का ऑब्जेक्टिव है वो एक ये भी हो सकता है। देन यूजेस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वर्क मेजरमेंट जरूरी क्यों है, इंपॉर्टेंस, यूजेस, स्कोप।
फंक्शंस, इनकी हम बात करते हैं। तो वर्क मेजरमेंट इज यूज्ड इन प्लानिंग वर्क एंड इन ड्राइंग आउट शेड्यूल्स। बेसिकली ये प्लानिंग वर्क में फेज, जैसे हमने प्लानिंग करी नेक्स्ट 3 इयर्स की, नेक्स्ट 2 इयर्स की, नेक्स्ट 6 मंथ्स की। मान लीजिए हमें कोई प्रोडक्शन प्रोसेस कर रहे हैं, तो हम पहले क्या करते हैं, एकदम से चीजें बनाते नहीं है, हम क्या करते हैं, पहले प्लानिंग करते हैं कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में हमें कितना बनाना है, उसके अकॉर्डिंग कितनी डिमांड होगी और उसके लिए स्टॉक में हमारे पास कितना होना चाहिए। तो प्लानिंग में हमें हेल्प करता है वर्क मेजरमेंट। देन शेड्यूलिंग में भी हमें हेल्प करता है कि कौन सा जो वर्क है वो किस तरह से शेड्यूल करना है, कितने लोग काम करेंगे, कितने घंटे काम करेंगे, किस तरह से इस प्रोसेस को किया जाएगा, तो वो शेड्यूलिंग में भी हमें हेल्प मिल जाती है। दूसरा, वर्क मेजरमेंट इज यूज्ड टू डिटरमाइन स्टैंडर्ड कॉस्ट। हमें कॉस्ट स्टैंडर्ड जो है ना वो पता करने में भी हेल्प मिलती है कि स्टैंडर्ड की कितनी मैक्सिमम कॉस्ट लगेगी इस काम को करने में, या कितना कॉस्ट इनकर होगी इस काम को करने में, तो वो स्टैंडर्ड कॉस्ट हम डिटरमाइन कर सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम प्राइस डिसाइड करते हैं अपने प्रोडक्ट का, क्योंकि हमें कॉस्ट के बाद मार्जिन भी चाहिए होता है, प्रॉफिट मार्जिन, तो उसी के अकॉर्डिंग हम वो भी डिसाइड कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट जो डिटरमाइन करने में वो हमें हेल्प मिलती है। वर्क मेजरमेंट इज यूज्ड एज एन एड इन प्रिपेयरिंग बजट। दूसरा, बजट बनाने में भी हेल्प मिलती है। जैसे कंस्ट्रक्शन प्रोसेस होता है, तो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस होता है ना, तो आपने देखा होगा टेंडर्स आते हैं, उसकी बिडिंग्स होती है कि यहाँ पर ब्रिज बनानी है, यहाँ पर रोड बनाना है, इसका टेंडर निकलता है कि ये कितने अमाउंट आप एक वो दीजिए, फिक्स्ड अमाउंट, कि इतने अमाउंट में ये ब्रिज बन के तैयार हो सकता है, या इतने अमाउंट में ये रोड का कंस्ट्रक्शन हो सकता है। तो बजट बनाने में भी हेल्प मिलती है, क्योंकि हम एक कंसोलिडेटेड बजट बना लेते हैं कि अनुमानित इतना पैसा लगेगा इस चीज को बनाने में। तो क्योंकि वो कैसे हुआ, क्योंकि हमने वर्क मेजरमेंट कर रखा है, ये काम इतने दिनों में होता है, इसमें इतने लोगों की जरूरत है, इतना मटेरियल लगेगा, तो इस काम के लिए इतने इतने पैसे की जरूरत होगी, तो हमने एक कंसोलिडेटेड बजट बना लिया। वो कंसोलिडेटेड बजट हमें ये रिस्ट्रिक्शंस देता है कि इस बजट के अंदर ही हमें काम करना है, वो बढ़ना नहीं चाहिए। अगर बढ़ेगा तो फिर हमें प्रॉफिट नहीं होगा या हमें लॉस भी हो सकता है। Then it is used in balancing production line for new products. बेसिकली ये क्या करता है, प्रोडक्शन लाइन को बैलेंस करने में भी हेल्प करता है न्यू प्रोडक्ट की, क्योंकि जब आप नए प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं मार्केट में, तो एकदम से उसकी डिमांड नहीं आती है, क्योंकि प्रोडक्ट से लोग अवेयर नहीं है। जो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन जो आप लोगों ने मार्केटिंग में एक टॉपिक पढ़ा हुआ था, तो वो धीरे धीरे स्प्रेड होता है। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, अर्ली इनोवेटर होते हैं, कुछ ब्लैगर्स होते हैं, कुछ अडॉप्टर्स होते हैं, इस तरह की स्टेजेस की बात करी थी हम लोगों ने। तो वहां पर इस जो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात होती है, तो न्यू प्रोडक्ट एकदम से डिमांड नहीं होगी, तो उसके लिए हमें बैलेंस बना के चलना होगा कि कितना हमें प्रोडक्ट स्टॉक में रखना है या कितना मैन्युफैक्चर करके रखना है कि वो डिमांड को मीट कर सके। तो हमें उसके लिए बैलेंस बनाने में भी हेल्प मिल जाती है वर्क मेजरमेंट। देन वर्क मेजरमेंट इज यूज्ड इन डिटरमाइनिंग मशीन इफेक्टिवनेस। दूसरा इंपॉर्टेंस ये है कि ये मशीन इफेक्टिवनेस को भी मेजर कर सकता है कि कौन सी मशीन इफेक्टिव है, बहुत अच्छे से काम कर रही है, हमें जो आउटपुट डिजायर्ड है वो दे रही है, और कौन सी मशीन वो आउटपुट डिजायर्ड जो है वो नहीं मिल पा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें वो भी हेल्प मिल जाती है। Then to determine time standard to be used as a basis of labor cost control. दूसरा, टाइम स्टैंडर्ड हम सेट कर लेते हैं कि ये काम जो इतने दिनों में होना है, तो हमें पता चल जाता है कितनी कॉस्ट इनकर्ड हो रही है उस वहां पर हमें लेबर एम्प्लॉयड करने में। यानी अगर हम लेबर एम्प्लॉयड कर रहे हैं वहां पर, तो अगर वो काम 10 दिन में हो रहा है, तो 10 दिन हमें लेबर बुलानी पड़ रही है, डेली का जो हम लेबर को देते हैं वो हमें देना पड़ रहा है, तो कॉस्ट हमारी ज्यादा लग रही है। अगर हमने टाइम स्टैंडर्ड बना रखा है कि ये काम 7 दिन में होगा, तो वो 3 दिन का पैसा हमारे पास बच जाएगा। तो इसीलिए स्टैंडर्ड टाइम हम सेट करने में हेल्प मिलता है। टू एस्टैब्लिश सुपरवाइजरी ऑब्जेक्टिव एंड टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर मेजरिंग सुपरवाइजरी एफिशिएंसी। दूसरा, हमें ये भी पता चल जाता है कि सुपरवाइजर का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि उसे क्या क्या लिमिटेशंस आएंगी, कैसे कैसे काम को करना है, और उसमें क्या क्या जो भी है आपके ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, उन ऑब्स्टेकल्स को कैसे वो टैकल करेगा, वो सारी चीजें पता चलती हैं, और कहाँ पर वो एफिशिएंट परफॉर्मेंस कर सकता है, वो मेजरमेंट की हेल्प इसमें मिल जाती है। Then to determine time standard to be used for providing a basis for wage incentive plan. दूसरा, टाइम स्टैंडर्ड जब हम सेट करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमें ये भी मिल जाती है कि वेज इंसेंटिव उनका क्या होना चाहिए, इंसेंटिव प्लान हमें क्या फिक्स करना है जो उनके काम के अकॉर्डिंग मिलेगा, तो वो भी डिटरमाइन करने में भी हमें हेल्प मिलती है। ठीक है, देन एचआर प्लानिंग हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो ये वर्क मेजरमेंट जो होता है, ये भी शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है, तो वर्क मेजरमेंट है क्या वो हमें बताना है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है वर्क मेजरमेंट के, वो चीजें हमें डिस्कस करनी है। देन यूजेस या स्कोप या इंपॉर्टेंस क्या है वर्क मेजरमेंट की, वो हमें डिस्कस करना है। तो ये सारी चीजें वर्क मेजरमेंट में क्लास में बोल दीजिए 10 मिनट। तो वर्क मेजरमेंट में हमारे ये इंपॉर्टेंस आ जाती है, और इसी के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करते हैं। तो जो वर्क मेजरमेंट है वो है क्या,
उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और उसका स्कोप या इंपॉर्टेंस क्या है, ये आता है। तो शॉर्ट नोट्स के लिए इतना सफिशिएंट है और इतने में आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स चाहें तो एग्जांपल देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट के जितने टॉपिक्स हैं वो आपके पूरे कवर हो चुके हैं। ये एक छोटा सा टॉपिक बचा था, ये हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो फर्स्ट यूनिट में जो चीजें हम लोगों ने पढ़ी है, पहले तो हम लोगों ने एचआरएम पढ़ा है, एचआरएम है क्या, नीड्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है उसकी। देन हम लोगों ने एचआरएम फंक्शन की बात करी है, कुछ रिसेंट ट्रेंड्स चल रहे हैं एचआरएम में, वो हम लोगों ने डिस्कस किया। एचआरएम एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है, पर्सनल मैनेजमेंट और एचआरएम में डिफरेंस क्या है, वो हम लोगों ने डिस्कस किया है। देन हम लोगों ने जो डिफरेंट फंक्शंस हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, उनको एक ब्रीफ ओवरव्यू हम लोगों ने लिया था। देन हम लोगों ने स्ट्रेटजिक एचआरएम की बात करी, हम लोग ने एचआरएम प्लानिंग की बात करी, डिफरेंट टेक्निक्स जो एचआरएम प्लानिंग में हम यूज करते हैं उसकी हमने बात करी। टूल्स एंड टेक्निक्स जैसे क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, क्वालिटेटिव टेक्निक्स, उसके डिफरेंट मेथड्स से वो हम लोग ने डिस्कस करे। देन हम लोग ने वर्क मेजरमेंट की बात करी, वर्क मेजरमेंट क्या है। जॉब एनालिसिस में हमने बात करी कि दो तरह के जॉब स्पेसिफिकेशन और जॉब डिस्क्रिप्शन, उसकी हम लोग ने बात करी, उसको डिटेल में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसका एम्स क्या है, तो वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करी। तो फर्स्ट यूनिट में ये सारे जो टॉपिक्स थे वो आपके कवर हो चुके हैं। अब जो होगा वो नेक्स्ट वीक हम लोग नेक्स्ट क्लास का करेंगे। अब इसमें से अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि कल हम लोग टेस्ट लेंगे इसका फर्स्ट यूनिट का। किसी को कोई क्वेरीज है तो वो पूछ सकता है। यस सर, टूल्स एंड टेक्निक्स में एचआरपी में ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग में टूल्स एंड टेक्निक्स है, सेशन प्लानिंग, कमिटमेंट, मैन पावर प्लानिंग, ये बता दीजिए एक बार। अच्छा अच्छा, अच्छा ये उस वाली स्लाइड में था। ये है ना सक्सेशन प्लानिंग, कमिटमेंट, मैन पावर, रेशियो एनालिसिस। सक्सेशन प्लानिंग जो है हमारी बेसिकली उसमें हम क्या करते हैं, कौन सी की पोजीशन स्पेसिफिक में क्या जरूरत है। जैसे हमने कहा एचआर मैनेजर की जॉब खाली है, तो एचआर मैनेजर के लिए क्या रूल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज होनी चाहिए, तो वो रूल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज हमने आइडेंटिफाई कर ली। देन फिर हम क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट चार्ट बनाते हैं कि अगर कोई पोजीशन वैकेंट है तो उसके रिप्लेसमेंट में क्या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई है जिसको हम तैयार कर सकते हैं कि वो एचआर मैनेजर बन सके। तो शो इनकम्बेंट्स में हम देखते हैं खाली जगह क्या है, रिक्त स्थान, इनकम्बेंट्स मतलब खाली जगह क्या है वहां पर वो देखते हैं। शोज पोटेंशियल रिप्लेसमेंट, किन लोगों में वो पोटेंशियल है कि वो उस पोजीशन को रिप्लेस कर सकते हैं या वहां पर पहुंच सकते हैं। रिप्लेसमेंट चार्ट नीड्स टू बी अपडेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। रिप्लेसमेंट चार्ट टाइम टू टाइम अपडेट करना इसलिए जरूरी क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल उसकी परफॉर्मेंस सेम नहीं रहती है, टाइम टू टाइम वो चेंज होती रहती है। तो टाइम टू टाइम हो सकता है कि इस महीने हमें लग रहा था ये आदमी रिप्लेस हो सकता है, दूसरे महीने हमें लगा नहीं ये इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी कम हो रही है, कोई दूसरा नया इंडिविजुअल आ गया जो वहां एचआर मैनेजर तक पहुंच सकता है, तीसरे महीने हमें लगा कोई और पहुंच सकता है। तो कॉन्टिन्यूसली हम चेक करते रहते हैं, किसी एक मंथ के बेसिस पे या किसी एक टाइम पीरियड के बेसिस पे हम ये डिसाइड नहीं कर लेते हैं कि वो एचआर मैनेजर बन सकता है। कॉन्टिन्यूसली अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तभी हम डिसाइड करते हैं कि वो उस पोजीशन के लिए फिट है। यानी सक्सेशन प्लानिंग मतलब आगे की प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग। तो फ्यूचर प्लानिंग में हम ये देख रहे हैं कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज में से कौन ऐसा कैपेबल है जो फ्यूचर में वो जगह ले सकता है या उस पोजीशन पे फिट बैठ सकता है। देन कमिटमेंट मैन पावर प्लानिंग, ये क्या होता है, एक सिस्टमैटिक अप्रोच होता है। यहाँ पर मैनेजर्स और सबऑर्डिनेट्स एक दूसरे से हमेशा प्लानिंग के बारे में डिस्कस करते रहते हैं कि अभी फ्यूचर में हमें इतनी रिक्वायरमेंट होगी, फ्यूचर में ये चीजें जरूरी होंगी। तो उसके अकॉर्डिंग हमें, जैसे जो मैनेजर है उसने कह दिया अपने सबऑर्डिनेट्स कि फ्यूचर में हमारे पास ऑर्डर ज्यादा आएंगे तो हमें ज्यादा मैन पावर की जरूरत होगी या स्किल्ड एम्प्लॉयज की जरूरत होगी, तो आप अपने एम्प्लॉयज को तैयार करिए पहले से। तो वो पहले से ही क्या करता है, एम्प्लॉयज को तैयार करके रखता है, क्योंकि उसे पता होता है कि मैनेजर ने मुझे बता दिया कि मुझे इतने एम्प्लॉयज की जरूरत है, स्किल्ड एम्प्लॉयज की जरूरत है। अगर वो जरूरत हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज, वर्किंग एम्प्लॉयज वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बाहर से एम्प्लॉयज हायर करेंगे।
तो हो सकता है इन एम्प्लॉयज की जॉब चली जाए, इसलिए जो सबऑर्डिनेट्स है वो पहले से ही अपने एम्प्लॉयज को तैयार करके रखता है या उसके अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनको रेडी करके रखता है कि फ्यूचर में ये सिचुएशंस आएंगी, तो उसके लिए आपको ये सारी चीजें अभी से सीखनी चाहिए। तो कमिटमेंट मैन पावर प्लानिंग है। रेशियो एनालिसिस की बात होती है। रेशियो एनालिसिस क्या करता है, मेजर्स द ऑर्गेनाइज की वाइटैलिटी मेजर करता है कि पहले तो देखता है कि कौन सा जो एम्प्लॉय है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है फाइनेंस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो। तो कौन सा एम्प्लॉयज इंपॉर्टेंट है वो पता किया। पीपल विद पोटेंशियल हु कैन बी प्रमोटेड, कौन सा ऐसा एम्प्लॉय है जिसमें ऐसा पोटेंशियल है कि उसे प्रमोट किया जा सकता है, उसे हायर लेवल पे भेजा जा सकता है। ऑर्गेनाइजेशन की स्टैग्नेंसी, ऑर्गेनाइजेशन कहाँ रुका हुआ है या क्या रुकावटें आ रही हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो मेजर करी। पीपल हु आर नॉट प्रमोटेड एंड नीड टू बी रिप्लेस, कौन से ऐसे लोग हैं जो सही काम नहीं कर पा रहे हैं और जिनको रिप्लेस करने की जरूरत है, वो पता किया। तो एक तो वाइटैलिटी पता करते हैं, वाइटैलिटी पता करते हैं तो इसका मतलब उन एम्प्लॉयज को हमें प्रमोट करना है। और स्टैग्नेंसी अगर कर रहे हैं यानी रुकावटें या ऑब्स्टेकल्स क्या आ रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कौन से एम्प्लॉयज हमें रिप्लेस करने हैं, वो रेशियो निकाल लेते हैं कि कितने हमने प्रमोट करे और कितने हमने रिप्लेस करे, वो रेशियो क्या आ रहा है, उसे ही हम वाइटैलिटी इंडेक्स रेशियो कहते हैं। तो ये हमारे टेक्निक्स हैं, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ एचआरपी। क्वेश्चंस आप लोगों ने और कहा था, क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं आज। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम मैन पावर प्लानिंग के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, तो व्हाट प्रॉब्लम्स डू यू फेस ड्यूरिंग मैन पावर प्लानिंग। आप अगर मैन पावर प्लानिंग करोगे तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो हम लोग ने पहले भी वहां पे बात करी थी, मैन पावर प्लानिंग में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। प्री रिक्विसाइट्स, क्या कंडीशंस हैं एक सक्सेसफुल मैन पावर प्लानिंग की, कि पहले सारे एम्प्लॉयज को एसेस करना होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी पता करनी होगी और फिर वो एसेस कर आगे की प्लानिंग करनी होगी। तो प्री रिक्विसाइट्स क्या क्या है। ह्यूमन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, वो नेक्स्ट यूनिट में आएगा, अभी उसके बारे में भी दिक्कत नहीं है। एचआर सप्लाई फोरकास्ट रीजन की, एचआर की जो मैन पावर उसकी सप्लाई कहाँ से करेंगे, तो हमने पहले बात करी थी, इंटरनल एजेंसी होती है, एक्सटर्नल एजेंसी होती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वहां से हम क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉइज पा सकते हैं। मैन पावर प्लानिंग है क्या डेफिनेशन और कौन कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं वो। मैन पावर प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस में क्या रिलेशनशिप है, उसके बारे में डिस्कशन। व्हाट इज कॉम्पिटेंसी मैपिंग। हाँ फैक्टर्स, सर जो फैक्टर्स अफेक्टिंग थे उसमें गवर्नमेंट का कॉम्पिटिटिव और गवर्नमेंट इकोनॉमिक। कॉम्पिटिटिव, हाँ इकोनॉमिक फैक्टर्स है, पॉलिटिकल फैक्टर्स हो सकता है, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स भी हो सकता है, किसी पर्टिकुलर लोकेशन में सारे लोग तैयार नहीं होते काम करने के लिए, तो वो भी चीजें हो सकती हैं। तो काफी सारे फैक्टर्स आते हैं, यानी एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स दोनों हो सकते हैं। फिर डिमांड फोरकास्टिंग भी हम लोगों ने पढ़ा था, डिमांड फोरकास्टिंग यानी यहाँ पर मैन पावर की डिमांड, तो मैन पावर की हम कहते हैं डिमांड कब आई, जब हमारे पास कोई ऑर्डर आया, किसी तरह कोई क्रिटिकल सिचुएशन आई, तो वहां पर डिमांड आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग टेक्निक्स जो हम लोग ने क्वालिटेटिव ने वो जजमेंटल मेथड और इसका जो टाइम सीरीज मेथड और इसके अकॉर्डिंग एवरेज और ये सब करा था, तो वो टेक्निक्स इसके अंदर आ जाएंगी। इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस हम लोग इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। जॉब इवेल्युएशन अभी हम लोग का आया नहीं, ये हम लोगों ने अभी नहीं किया है। हाँ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग्स और ये हो चुका है। रिक्रूटमेंट सिलेक्शन से हो सकता है, जैसे कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स हैं रिक्रूटमेंट के, जो हम लोग ने बात करी थी अभी, न्यूज़पेपर में हम दे सकते हैं, प्लेसमेंट एजेंसी को हायर कर सकते हैं, किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को कर सकते हैं। फिर ये तो बीच में आगे की चीज़ें बाद में आ जाएंगी जब टॉपिक पढ़ेंगे रिक्रूटमेंट सिलेक्शन। ट्रेड यूनियन अभी आया नहीं, हमारा कैरियर डेवलपमेंट हुआ नहीं, कलेक्टिव बार्गेनिंग हुआ नहीं। जॉब डिज़ाइन हम लोग ने थोड़ा पढ़ा था, तो जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है, वो हो गई। ठीक है, देन जॉब एनालिसिस कैसे करते हैं, कंडक्ट, तो स्टेप्स हमने बताया था, वो स्टेप या फ्लो चार्ट जो बनाया था जॉब एनालिसिस का ही बना हुआ था। ये था प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस। तो ये वाला जो हम लोग ने डिस्कस किया था कि जॉब एनालिसिस में हम जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन में कर लेते हैं, उसके बाद एचआरपी प्लानिंग करते हैं, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन करते हैं, ट्रेनिंग डेवलपमेंट, तो ये क्या है वो चीज़ें हो गई।
अभी हम लोगों ने ये वाली चीज़ें पढ़ी नहीं है। परफॉर्मेंस अप्रेजल अभी हमारे पास आया नहीं है, सिलेक्शन टेस्टिंग भी अभी हमारे पास नहीं है, ट्रेनिंग भी अभी डिटेल में हमारे पास नहीं आया है। तो इसी से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो अभी हम लोग डिस्कस करें, क्योंकि वो सारी चीज़ें अभी आगे वाले चैप्टर्स में अभी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। यानी ये आपके पूरे होल सिलेबस में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वो पूरे बने हुए हैं टॉपिक वाइज, कि जॉब इवैल्यूएशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ सकते हैं, टेक्निक से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ सकते हैं, कंपनसेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये भी हम लोग आगे डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तो केवल फर्स्ट यूनिट ही हम लोगों ने पढ़ी, तो फर्स्ट यूनिट में अभी हम लोग ने थोड़ी बहुत चीजें कवर करी हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग अभी तैयार करेंगे। फर्स्ट यूनिट बेटा कल आप लोग सब रिवाइज करके चलिए, कल फिर इसका आगे हम लोग असेसमेंट करेंगे कि कैसा रहा, और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि क्या चीजें और हमें करनी है। इसमें से किसी को प्रॉब्लम है अभी, कोई कुछ पूछ सकता है।